हेलो एवरीवन। मैं सपना शर्मा, बायोलॉजी टीचर फ्रॉम एक विद्या कैलाश गुरुकुल। ठीक है। तो आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं दैट इज ब्रीथिंग, एंड उसी से टॉपिक से रिलेटेड और हमारा एक टॉपिक और है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सपोज ये क्या होता है ब्रीथिंग? ब्रीथिंग एक सिंपल फिनोमेना है कि भाई एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। ठीक है। तो ऑक्सीजन को लेना और CO2 को रिलीज करना। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो वाई डू वी नीड ऑक्सीजन एट ऑल, हमें जो ऑक्सीजन है हमें जरूरत क्यों होती है? ठीक है। तो ऑक्सीजन इसीलिए जरूरत होती है ताकि जो हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज ग्लूकोज कहाँ से आया है? हमने जो खाना खाया है, मतलब जो न्यूट्रिशन है, जो न्यूट्रिएंट्स आए हैं हमारी ब्लड में आफ्टर डाइजेशन, तो उसको ब्रेक डाउन करने के लिए क्या करते हैं? ऑक्सीजन की नीड होती है, जिससे कि हमें एनर्जी मिलती है। और उस एनर्जी को क्या हम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में यूज करते हैं। ठीक है। तो अब ये जो प्रोसेस है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, है ना? तो इस प्रोसेस को हम बेसिकली क्या कहते हैं? एक टर्म है जिसको हम कहते हैं रेस्पिरेशन, जो आज हमारा टॉपिक भी है। ठीक है। अब रेस्पिरेशन करने के लिए कुछ ऑर्गन्स की स्टाम अलग अलग, सबके जो इनवर्टिब्रेट्स हैं उनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स डिफरेंट होते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि हम कॉर्डाटा फैमिली में आते हैं, तो हम हायर फाइलम है हमारी। ठीक है। तो हमारे हमसे जो लोअर फाइला है उनकी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं, मतलब अलग अलग मैकेनिज्म्स होते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि अगर हम इनवर्टिब्रेट्स की बात करें तो जैसे कि स्पॉन्जेस है। तो स्पॉन्जेस जो है वो डिफ्यूजन के थ्रू गैसेस को एक्सचेंज करते हैं। ठीक है। कुल मिला के बात यह है कि ग्लूकोज को तोड़ना है और एनर्जी को क्या करना है? रिलीज करना है और उसको यूज करना है। ठीक है। अब स्पॉन्जेस जो होते हैं ना वो पॉरीफेरा फैमिली में, जैसे कि आपको पता होगा कि पॉरीफेरा फैमिली में ही स्पॉन्जेस आते हैं। अब नेक्स्ट जो जैसे कि और इंसेक्ट्स हैं हमारे, ट्रैकियल ट्यूब्स को यूज करते हैं। अब इक्वेटिक एनिमल्स हो गए, वो गिल्स को यूज करते हैं, जैसे आपको पता है। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो है वो लंग्स को यूज करते हैं। फ्रॉग्स जो है वो क्या करते हैं? स्किन को यूज करते हैं, जिसको हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी कहते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की। एक अलग से एक सिस्टम है हमारा, क्योंकि हमारे बॉडी में बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम्स एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी, सबका अपना अपना काम है। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो पाथवे, करेक्ट पाथवे है, तो वो स्टार्टिंग कहाँ से हो जाती है? वो नोस्ट्रिल से स्टार्टिंग हो जाती है। नोस्ट्रिल से फिर जो पाथवे है वो नेसल चैम्बर से होता हुआ, आप देख सकते हैं, नेसल चैम्बर से होता हुआ फेरिंग्स, फेरिंग्स से होता हुआ लैरिंग्स, लैरिंग्स लैरिंग्स को हम साउंड बॉक्स भी कहते हैं। ठीक है। यहाँ पे कार्टिलेज शीट जो है प्रेजेंट होती है। उसके बाद नेक्स्ट ये ट्रैकिया, ट्रैकिया से होता हुआ ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से होता हुआ ब्रोंकियोल्स एंड एल्वेलाई। कहने का मतलब ये है कि ये जो पाथवे है, ये जो पाथवे है इसमें टू स्टेप्स आते हैं। जैसे कि एक तो होता है हमारा कंडक्टिंग पाथवे, कंडक्टिंग पाथवे। ठीक है। और नेक्स्ट जो होता है वो बेसिकली गैसेस एक्सचेंज पाथवे होता है। ठीक है। गैसेस एक्सचेंज पाथवे। ठीक है। कंडक्टिंग पाथवे का मतलब आप सिंपली ये जान सकते हैं कि हमारा जो रास्ता, मतलब जो ये गैस मान लीजिए हम इनहेल कर रहे हैं, तो इनहेल यानी ऑक्सीजन जो है ना, ऑक्सीजन कैसे किस किस रास्ते से होकर जाएगी? तो सबसे पहले वो नोस्ट्रिल, नोस्ट्रिल से होती हुई फिर ऑक्सीजन कहाँ जाएगी? नेसल चैम्बर, नेसल चैम्बर से होता हुआ फिर कहाँ ट्रांसफर होगी? ये फेरिंग्स। ठीक है। फेरिंग्स, फेरिंग्स से होता हुआ लैरिंग्स, लैरिंग्स से होते हुए ट्रैकिया, ट्रैकिया से ब्रोंकाई, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, ब्रोंकाई, ब्रोंकिया, ब्रोंकाई से होते हुए ब्रोंकियोल्स। ये पूरे स्टेप्स हैं इसके। ठीक है। अब जो बेसिकली गैसेस जो एक्सचेंज होती है ना, वो एल्वुलाई से होती है। कहाँ से होती है? एल्वुलाई से होती है। तो इसीलिए इसको कहते हैं ना कि मेन जो गैसेस एक्सचेंज जो होता है वो एल्वुलाई से होता है। ठीक है। तो ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि जो ट्रैकिया है, जैसे कि आप इसको टच करके देख सकते हैं, तो जो ट्रैकिया है ना, यहाँ पे कुछ कांटे
ये जो रिंग्स होती है, ये लिंक्स क्यों, बेसिकली शी शेप की रिंग्स होती है। ये क्यों होती है? ये इसीलिए होती है ताकि अगर हम एक्सहेल करते हैं सपोज, तो एक्सहेल करने के बाद ये वॉल, ये जो ट्रैकिया की वॉल है, ये कोलैप्स ना कर जाए, ब्रोंकिया की वो वॉल जो कोलैप्स ना कर जाए, इसको अवॉइड करने के लिए ये जो कार्टिलेज की रिंग्स है ये सिचुएट रहती है। ठीक है, अब लंग्स जो है वो डबल लेयर्ड होता है। ठीक है, डबल लेयर्ड, ये इस लेयर को हम कहते हैं प्लूरा। ठीक है, क्या कहते हैं? प्लूरा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। रेस्पिरेशन, बेसिकली हम बात कर लेते हैं रेस्पिरेशन। अब हमको अच्छे से समझ में आ गया कि रेस्पिरेशन है क्या। ठीक है, रेस्पिरेशन क्या है? ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये बेसिकली हम इसको टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। कहा कैसे करते हैं? टाइप्स में डिवाइड। तो पहला जो होता है वो है एरोबिक रेस्पिरेशन, सेकंड इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। नाम से समझ में आ रहा होगा कि अगर एरोबिक रेस्पिरेशन है तो मतलब क्या? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन क्या? ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज का टूटना इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ग्लूकोज का टूटना, ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। देखो कुल मिला के बात क्या है? ऑर्गेनिज्म को एनर्जी चाहिए, चाहे वो प्रेजेंस की ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो, चाहे वो एब्सेंस हो। ठीक है, तो कुल मिला के ग्लूकोज का टूटना ही टूटना जो है वो रेस्पिरेशन है। अब हमारी बॉडी में भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। ठीक है, अभी हमने जैसे थोड़ी देर पहले डिस्कस किया एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, तो हम इसको और डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन है, इसकी बाई प्रोडक्ट लास्ट में जो रिजल्ट होता है, वो हमारा जो रिजल्ट निकलेगा दैट इज पायरुवेट। ठीक है, पायरुवेट। पायरुवेट के साथ साथ CO2 प्लस 36 ATP हमें जो है मिलती है। एक ग्लूकोज के टूटने से हमें 36 ATP मिल जाते हैं। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन जो कि हमारे लोअर माइक्रोब्स में होते हैं, लोअर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में होते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जांपल है ईस्ट। इसमें जो बाई प्रोडक्ट है वो इथेनॉल होता है। ठीक है, इथेनॉल प्रोड्यूस होगा, साथ में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड बदले में 2 ATP ये भी प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, इस पूरे के पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन कोई अलग से वर्ड नहीं है। फर्मेंटेशन क्या है? फर्मेंटेशन में बेसिकली क्या होता है? फर्मेंटेशन में इथेनॉल जब प्रोड्यूस होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन कह देते हैं। अब हमारी बॉडी में भी कभी कभी एनारोबिक रेस्पिरेशन होने लगता है जब रनिंग करते हैं। ठीक है, या कभी एक्सरसाइज की नहीं और अचानक से एक्सरसाइज करने लगे। ठीक है, तो उसमें क्या होता है? ये बेसिकली हमारी मसल सेल्स में होता है। तो उसमें जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होने लगता है। ठीक है, और बदले में यहाँ पे साथ में 2 ATP भी प्रोड्यूस होगा। CO2 यहाँ प्रोड्यूस नहीं होता, तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे, यहाँ पे CO2 प्रोड्यूस नहीं होता। तो आपने ये देखा होगा कि जब अचानक से एक्सरसाइज करने लगेंगे या हम कभी भागने तो रनिंग करने लगे, तो उसमें ना हमारी लेग्स में क्रैमिंग होने लगती है। तो क्रैमिंग इज बिकॉज ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ लैक्टिक एसिड। ठीक है, तो लैक्टिक एसिड जब हमारी मसल्स में डिपोज होने लगते हैं, डिपॉजिट होने लगते हैं इनका, तो फिर ये इससे क्या होता है कि क्रैमिंग ये कॉज करने लगता है। ठीक है, अब हम कुछ स्टेप्स देख लेते हैं कि रेस्पिरेशन में क्या क्या स्टेप्स हैं। रेस्पिरेशन में क्या क्या स्टेप्स हैं? तो बेसिकली फर्स्ट स्टेप जो होता है ना, वो हमारी स्टार्टिंग हो जाती है ब्रीथिंग से। इससे ब्रीथिंग से स्टार्टिंग हो जाती है। ठीक है, अब ब्रीथिंग सिंपली क्या है? इनहेल और एक्सहेल, सांस लेना और छोड़ना, दैट इज ब्रीथिंग। ठीक है, अब इसको हम डिटेल में फर्दर डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथ। सेकंड स्टेप जो है वो है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ठीक है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में बेसिकली क्या होता है? एक्सचेंज होता है गैसेस का। क्या होता है? एक्सचेंज होता है। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन बिटवीन कहाँ से? जो गैसेस मेन गैसेस एक्सचेंज पाथ पे था वो वहां से एल्वोलाई, एल्वोलाई से ब्लड वेसल्स तक। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वोलाई एंड ब्लड वेसल्स। नेक्स्ट, इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें गैसेस का ही एक्सचेंज होगा, बट कहाँ से कहाँ तक? एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड वेसल्स, blood vessels and cells।
अब ये सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंच गया, ठीक है। तो फोर्थ जो लास्ट स्टेप है वो है सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। जब ऑक्सीजन सेल तक पहुंच गया तो सेल क्या करेगा, सिंपल सा, ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज। क्योंकि ग्लूकोज तो उसके पास ऑलरेडी है बट ऑक्सीजन नहीं थी, तो ऑक्सीजन जैसे ही पहुंच गया तो वो क्या करेगा, तुरंत उसको तोड़ने लगेगा। ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज, breaking down of glucose in the presence of oxygen, ठीक है, presence of oxygen। तो ये टोटल हमारे 4 स्टेप्स में ये पूरा रेस्पिरेशन प्रोसेस जो है ना ये कवर अप करता है, ठीक है। तो पहला ब्रीथिंग, नेक्स्ट एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन एंड सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो देन जल्दी जल्दी से लाइक कर दो वीडियो को, ठीक है, एंड शेयर भी। अब हम बात करते हैं स्टेप्स में। जो पहला स्टेप था ब्रीथिंग, इसको डिटेल में एक बार डिस्क्राइब करते हैं। ब्रीथिंग सिंपल सा, मैंने आपको ये बताया कि भाई इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, ये सारी चीजें इसमें होती है, मतलब सांस लेना और छोड़ना, दैट इज कॉल्ड ब्रीथिंग, ठीक है। अब ये जब प्रोसेस होती है तो हमारी थोरैसिक कैविटी में ना कुछ चेंजेस आते हैं। कुल मिला के इसका एम क्या है, जो थोरैसिक कैविटी है उसकी साइज को इंक्रीज करना, मतलब स्पेस इतना होना चाहिए कि भाई ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा आ जाए, ठीक है। और ज्यादा अगर ऑक्सीजन आएगी तो ग्लूकोज भी ज्यादा से ज्यादा टूटेगा, तो एनर्जी हमारी ज्यादा रिलीज होगी, जैसा कि हमने अभी देखा है। तो इसमें सबसे अच्छी ट्रिक क्या है, हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं रेड टीवी से। बहुत सिंपल ट्रिक है एक ये, रेड टीवी। देखो अब हम स्टेप बाय स्टेप लेकर चलेंगे इसको। आर फॉर, आर फॉर रिप्स, आर फॉर क्या है, रिप्स। रिप्स क्या होता है, रिप्स मूव करते हैं आउटवर्ड एंड अपवर्ड, ठीक है। सेकंड स्टेप, अभी मैं इनहेलेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सेकंड स्टेप जो है वो है ई, ई फॉर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। ये इंटरकोस्टल है क्या, ये देखो, जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है ये बेसिकली रिब्स के बीच में मसल्स होती है, जैसे कि रिब्स है, ये देखिए यहाँ पर, ये रिब्स, ये रिब्स है हमारी, इनके बीच में जो मसल्स होती है ना, इनको हम बोलते हैं इंटर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। ये क्या करती हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट होने लगेंगे। ये क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट होने लगेंगी। जब कॉन्ट्रैक्ट होंगी जब भी तो रिब्स जो है वो आउटवर्ड और अपवर्ड सिचुएट हो जाएगा, ठीक है। अब डी, डी फॉर डायफ्राम। आप सभी को पता है कि डायफ्राम होता क्या है, ये एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है जो कि पार्टीशन करता है थोरैसिक कैविटी और एब्डोमेन कैविटी, उन दोनों को पार्टीशन करता है। तो थोरैसिक कैविटी, अब ये जो प्लेटिंग है, ये जो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है, ये फ्लैट शेप हो जाएगा, डाउनवर्ड मूव डाउनवर्ड एंड फ्लैट शेप, ठीक है। फोर्थ, टी फॉर थोरैसिक कैविटी। अब आप बताइए थोरैसिक कैविटी का साइज इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, भाई हमको इनहेलेशन में क्या करना है, साइज को इंक्रीज करना है, स्पेस हमको ज्यादा से ज्यादा लेना है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इंक्रीज, ठीक है। सिंपल सा मीनिंग, इंक्रीज, इंक्रीज हो जाएगा, ओके। अब फिफ्थ इज वॉल्यूम, वी फॉर, वी फॉर वॉल्यूम, वॉल्यूम इज ऑल्सो इंक्रीजेस। थोरैसिक कैविटी इंक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियसली वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, ठीक है। तो आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो हमने क्या सीखा, रेड टीवी, आर फॉर रिब्स, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, डायफ्राम, थोरैसिक कैविटी एंड वॉल्यूम। अगर आपने ये चीज सीख ली तो इसके अपोजिट में, जस्ट इसके अपोजिट में ये कर दीजिए कि एक्सहेलेशन में क्या होगा, रिब्स क्या होंगे, देखो बच्चों क्या होगा, रिब्स जो होगा, रिब्स मूव करेंगे इनवर्ड, क्योंकि आउट का अपोजिट क्या है, इनवर्ड एंड डाउनवर्ड, ये हो जाएगा। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स क्या करते हैं, रिलैक्स कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे कांटेक्ट हो रहे थे तो यहाँ रिलैक्स हो जाएंगे। डायफ्राम जो है वो इनहेलेशन में क्या हो रहा था, डाउनवर्ड मूव हो रहे थे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपवर्ड, सिंपल, और अपनी पोजीशन पर आ जाएंगे डोम शेप। बेसिकली ये कैसे हो जाएंगे, डोम शेप, ठीक है। यहाँ पे इंक्रीज हो रहा था तो यहाँ क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो ये यही पूरी प्रोसेस है ब्रीथिंग की, ठीक है। तो ब्रीथिंग में हमने क्या सीखा, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन किस तरीके से करते हैं, तो ये हमने पूरी प्रोसेस देखी, ठीक है। अब हम फाइनली बात कर लेते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज की। तो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टाइडल वॉल्यूम की। टाइडल वॉल्यूम, ये देखिए, टाइडल वॉल्यूम बेसिकली देखो, अब आप सिंपल लैंग्वेज में समझो, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन,
सिंपल हमें सांस लेना और छोड़ना, जिसको हम नॉर्मल ब्रीथिंग कहते हैं। ठीक है, तो इसकी जो वॉल्यूम है वो लगभग 500 ml, ठीक है, 500 ml जो है इसकी वॉल्यूम होती है। नेक्स्ट, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी का मतलब ही इनहेलेशन है, तो मतलब हम फोर्सफुली जितना भी सांस ले सकते हैं, फोर्सफुली इनहेल कर सकते हैं, उसको हम वो क्या बोलते हैं, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, अब इसकी जो वॉल्यूम है वो 2500 से 3000 तक ml तक इसकी वॉल्यूम हो सकती है। एस्पिरेटरी में क्या, इसका जस्ट अपोजिट, हम कितना एक्सहेल कर सकते हैं फोर्सफुली, तो एक्स्ट्रा इनहेलेड एयर को हम क्या बोलते हैं, एस्पिरेटरी एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। 1000 से 1100 तक ml तक इसकी वॉल्यूम होती है। रेसिडुअल वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम देखो, हमने नॉर्मल ब्रीथिंग भी कर ली, एक्स्ट्रा इनहेल भी कर लिया, एक्स्ट्रा एक्सहेल भी कर लिया, उसके बावजूद भी लंग्स खाली नहीं रहता, लंग्स में थोड़ी बहुत हवा रहती है, थोड़ी बहुत एयर रहती है। ठीक है, तो ये जो एयर है इसकी जो क्वांटिटी है वो होती है 1100 से 1200 ml के बीच में। ठीक है, अब आते हैं कुछ कैपेसिटीज। तो कैपेसिटीज में क्या होता है कि टाइडल वॉल्यूम मतलब दैट इज नॉर्मल वॉल्यूम। ठीक है, फिर आते हैं आईआरवी, मतलब हमने जो फोर्सफुली इनहेल किया है, ईआरवी मतलब फोर्सफुल एक्सहेल करा है। तो ये सारे के सारे टर्म्स को हम एक साथ क्या कह देते हैं, वाइटल कैपेसिटी, जिसको हम बीसी से डिनोट करते हैं। टोटल लंग कैपेसिटी में क्या होता है, देखो बीसी अभी हमने देखा, टाइडल वॉल्यूम दैट इज नॉर्मल ब्रीथिंग, दैट इज नॉर्मल ब्रीथिंग। ठीक है, सेकेंड इज IRV, फोर्सफुल इनहेल, थर्ड इज फोर्सफुल एक्सहेल, और साथ में जो बची हुई हवा, जो लंग्स में बची हुई हवा रह गई थी, बची हुई एयर रह गई थी उसको, तो ये सारे के सारे को हम क्या कह देते हैं, टोटल लंग कैपेसिटी। ठीक है, तो अब हम इसको एक बार डायग्राम से भी समझ लेते हैं। तो देखो ये नॉर्मल है, टाइडल वॉल्यूम, ठीक है, ये टाइडल वॉल्यूम आ गया। फोर्सफुल इनहेल, ये देखिए, ये फोर्सफुल एक्सहेल, और साथ में ये क्या है, रेसिडुअल वॉल्यूम। तो ये टोटल वॉल्यूम्स हो गए। वाइटल कैपेसिटी में देखो क्या है, वाइटल कैपेसिटी में ये सारी चीजें आ जाएंगी, टाइडल वॉल्यूम आएगा साथ में, देखो ये टाइडल वॉल्यूम है, ये देखो ये टाइडल वॉल्यूम आ गया, फोर्सफुल इनहेल भी आएगा और फोर्सफुल एक्सहेल भी आएगा, ये देखिए ये एक्सहेल आ गया, ये इनहेल आ गया, नॉर्मल ब्रीथ। तो हम इसको क्या बोलते हैं, वाइटल कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी में देखो आपका फोर्सफुल इनहेल, फोर्सफुल एक्सहेल, ठीक है, रेसिडुअल भी आएगा, ये देखिए ये रेसिडुअल वॉल्यूम है, और यहाँ पर ये वाइटल कैपेसिटी। तो ये टोटल लंग कैपेसिटी होगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। तो अगर आपको पसंद आया है तो आप जल्दी से जल्दी लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, इसको फटाफट से क्लिक कर दीजिए। ठीक है, ओके, बाय बाय।